नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम एक नए अधिनियम का प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक नए एक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपके यूपीएसआई मूल विधि, संविधान और जीएस वाले सेक्शन में मूल विधि जो विशेषकर पूछी जाती है उसमें भी विशेषकर सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, और शायद ही कोई शिफ्ट ऐसी रही हो जहां पर इसका कम से कम एक प्रश्न न पूछा गया हो। बहुत बड़ा एक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इस एक्ट को आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत गंभीरता से इसको आपको सुनना है, बहुत गंभीरता से आपको इसको समझना है। सभी अभिवादन भेज रहे हैं, पर अभिवादन भेजने की जो स्पीड है वो इतनी जबरदस्त है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो आप भी मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। और आज हम कानून की बात कर रहे हैं, और कानून की जब बात हो रही हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात न होवे, ऐसा तो होना संभव ही नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तो आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की, जो 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाई जाती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक महापुरुषों की श्रेणी में जो लोग आते हैं, उसी श्रेणी में श्री भीमराव अंबेडकर जी थे। तो आप सभी को मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी जयंती की। वो एक युग पुरुष की भांति थे जी, वो एक युग पुरुष की भांति थे। वो एक युग पुरुष थे जिन्होंने देश को एक दिशा और देश की दशा बदलने में पूरा का पूरा सहयोग किया। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हमारा कौन सा हमारा एक्ट है, और नोट्स जरूर बनाइए। कुछ बच्चे बोल रहे थे, एक छोटी सी चर्चा करनी है कि सर आप और ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ाइए तो हमको दिक्कत होती है। तो एक बच्चे का ऐसा कमेंट आया था मेरे पास। तो मैं आपको बात बताता हूँ, जितनी अंग्रेजी पढ़ानी आवश्यक है उतनी ज़रूर पढ़ाई जा रही है। यदि आप ये चाहते हैं प्रिय बंधु कि किसी भी फ्रेज को पूरा हिंदी में लिखा जाए और फिर पूरा इंग्लिश में लिखा जाए, तो 8 से 10 महीने लग जाएंगे इस कोर्स को ख़त्म होने में। और अधिकता जो है वो किन चीज बच्चों की ज़्यादा है, हिंदी वालों के बच्चों की ज़्यादा है, तो उनका ज़्यादा प्रेशर रहता है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये इंग्लिश में मत पढ़ाओ, जितना लिख रहे हो ये भी नहीं मत करो। तो बिल्कुल संतुलित तरीके से हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। बहुत गंभीरता से पेन, कॉपी, पेंसिल उठा लीजिए और हम लिखते हैं। तो हमारा जो एक्ट है इसका नाम है मोटर वाहन, है ना। मोटर यान अधिनियम भी इसका है, यान भी कह देते हैं। यान का मतलब ही व्हीकल है, और यान को ही वाहन कहा जाता है। मोटर यान या मोटर वाहन अधिनियम, ये लिख लीजिए आप, मोटर यान या मोटर वाहन अधिनियम। और ये अधिनियम मूलतः कब का है? ये अधिनियम मूलतः 1988 का है, 1988 का ये आपका अधिनियम है। यदि अंग्रेजी भाषा में इसको आप लिखना चाहें तो मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट, ये नाम आप इसका बहुत अच्छे से डाल लेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करें तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, एम वी एक्ट, MV एक्ट 1988। इस तरह से भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अब मूल अवधारणा, शुरू में इसकी कोई भी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ही हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि किसी भी एक्ट में घुसते ही उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीजें होती हैं? इंपॉर्टेंट डेट्स, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा कहने लगा कि इनको हिंदी में लिखिए सर इंपॉर्टेंट डेट्स को, तो यहीं छड़ी रखी है भाई साहब, वो घुमावदार वाली दादाजी वाली, आप इंपॉर्टेंट डेट समझ सकते हैं। अब मैं इसको महत्वपूर्ण तिथियां लिखूं तो उससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम चीजों को देखें, चीजों को जानने का, समझने का यदि हम लोग प्रयास करें, तो दो ही तिथियां वहां पर आती हैं। सबसे पहली तो आती है कि ये कब अधिनियमित हुआ, है ना। ये कब, ये एक्ट कब अधिनियमित हुआ, ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ, है ना। ये एक्ट
कब इनेक्ट हुआ, और दूसरी तिथि आती है, इसी को पारित होना बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पारित होना बोलते हैं। तो तीनों चीजें हैं। अभी मैं बस शुरू के एक्ट में ये चीजें बताऊंगा, फिर बार बार इन चीजों को मैं नहीं लिखने वाला। तो ध्यान से आपको सुनना है, अधिनियमित होना, इनेक्ट होना और पारित होना, ये तीनों की तीनों एक ही चीजें हैं। अधिनियमित होने का मतलब क्या है कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद जब किसी बिल पर यानी विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उनके सिग्नेचर हो जाते हैं, तो कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है, कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डेट है। और दूसरी है लागू होने की तिथि, ये लागू कब हुआ है ये, या ये प्रवृत्त कब हुआ है, ठीक है, प्रवृत्त कब हुआ है। अंग्रेजी में इसी को कह सकते हो केम इनटू फोर्स, है ना, केम इनटू फोर्स, या एनफोर्समेंट आप इसको कह सकते हो कि ये कब देश पर लागू किया गया। तो ये दो तिथियां आपको बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है और बहुत अच्छे से जानने जरूरी है। यदि इस तिथि के बारे में बात करेंगे तो ये तिथि है 14 अक्टूबर सन 1988, ठीक है। और पूरा पूरा ध्यान रखा गया है इस बात का, बहुत गहन रिसर्च करी गई है इस बात पर कि ये तिथियां जरा सी भी गलत ना हो। आप एक चीज को देख सकते हैं, ये जो तिथि है 14 अक्टूबर 1988, यदि आप ऑफिशियल एक्ट को उठा करके देखोगे, जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है जो संसद ने बना करके तैयार किया है, उस पे ऊपर कोने में ये डेट आपको लिखी दिखाई दे जाएगी। हाँ, लिखी दिखाई दे जाएगी। कौन रो रहा है, ये कौन हंस रहा है? बेटे पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, बुक आने वाली है। हाँ, ठीक है, बहुत गंभीरता से देखिए। अच्छा, कोई बोल रहा है कि योर लेक्चर्स आर मच बेटर देन आर लॉ फैकल्टी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब टीचर के अपने पढ़ाने का तरीका होता है। तो 14 अक्टूबर सन 1988 में ये मतलब पारित हुआ। और लागू होने की अगर तिथि की हम लोग बात करें तो ये है 1 जुलाई सन 1989। 1 जुलाई सन 1989 को ये आपका प्रवृत्त हुआ, ये लागू हुआ, ये इसका एनफोर्समेंट हुआ, या ये केम इनटू फोर्स, ये लोगों से फॉलो करवाया जाने लगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम बात करते हैं कि इस एक्ट में, एमवी एक्ट में, हम सीधे लिखते हैं यहां पर एमवी एक्ट 1988, एमवी एक्ट 1988, स्पेशली वी आर मेंशनिंग इट, ठीक है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जान लो, क्योंकि ऐसा ही बनोगे, हर तरह के लोग आएंगे, तो ऐसे थोड़ी उधर से बोलेगा कि सर आई वांट टू फाइल एन NCR FIR, लगा हिंदी में बात कर रहे, अपने को समझ में नहीं आती यार, ऐसे ये नहीं चलेगा। श्योर श्योर, काइंडली मेंशन, है ना, काइंडली सेट। तो इस तरह से, तो यहां पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई कुल अध्याय कितने हैं, है ना, कि भाई इस एक्ट में कुल अध्याय कितने हैं, कुल चैप्टर्स कितने हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से, एक मिनट, मैं इसका गला दबा देता हूँ भाई साहब मोबाइल का, ये ना बार बार इसमें मैसेजेस आते रहते हैं और ये नींद को तोड़ता रहता है, तो इसको मैंने गला दबा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर अगर कुल अध्यायों की बात करें तो यहां पर अध्याय हैं कुल 14। अगर यहां पर बात करें धाराओं की कि भाई कुल धाराएं कितनी हैं, ठीक है, कुल धाराएं कितनी हैं, है ना, कुल सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शंस, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, जरा सा भी आप इसको इधर उधर नहीं ले सकते। तो ये हैं 217, ये 217 आपकी धाराएं हैं और 14 आपके अध्याय हैं। अब इतना बड़ा एक्ट है तो स्वाभाविक है कि कुछ अनुसूचियां भी इसमें होंगी, है ना, कुछ अनुसूचियां भी इसमें होंगी। अनुसूचियों को क्या बोला जाता है बेटे? शेड्यूल बोला जाता है, शेड्यूल्स, है ना, शेड्यूल्स बोला जाता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई यहां पर तो 2 अनुसूचियां हैं। जो इसमें से पहली अनुसूची है उसके बारे में हमको जानना है, और दूसरी जो अनुसूची है उसके बारे में हमको जानना है। दूसरी अनुसूची पहले प्रभावी थी 2019 से पहले तक, क्योंकि 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अभी बताऊंगा उसके बारे में कि अमेंडमेंट कब हुआ, कब से वो लागू हुआ। तो 2019 को वो हुआ। तो 2019 के बाद जो ये दूसरी वाली अनुसूची थी इसको ओमिट कर दिया गया,
है ना, इसको हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको हटा दिया गया है। परंतु पहले वाली जो आपकी अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध ट्रैफिक सिंबल से है। किससे? ट्रैफिक सिंबल्स जो होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, उससे इसका मतलब है मैंडेटरी, है ना, मैंडेटरी जो साइंस हैं, मैंडेटरी साइंस हैं, उनसे इसका मतलब है। मैंडेटरी साइंस मतलब महत्वपूर्ण, है ना, या अनिवार्य जो चिन्ह हैं, सड़क चिन्ह इत्यादि हैं, उनके संदर्भ में, अनिवार्य सड़क चिन्हों के संदर्भ में ये अनुसूची आपकी बात करती है। तो ये फैक्ट्स किसी भी एक्ट के अंतर्गत आपको भूल करके नहीं जाने हैं कि कोई भी एक्ट कौन सी तिथि में आपका अधिनियमित हो रहा है, यानी कि पारित हो रहा है, कौन सी तिथि से वह लागू हो रहा है, उसमें कितने अध्याय हैं, उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, यदि उसमें अनुसूचियां हैं तो कितनी अनुसूचियां हैं, और कौन सी अनुसूची में क्या वर्णित है, क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, वो चीज आपको बिल्कुल भी भूल कर नहीं जानी है। ये बात अच्छे से आप जान लीजिए और ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए ऑफिशियली इस एक्ट को शुरू करते हैं, थ्रो आउट, है ना, सीधे सीधे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। और मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से, थोड़ा सा ना मैं गति के साथ चलूंगा, क्योंकि ये जो है आपका एक्ट जो है ये बहुत फेमिलियर है, आपको उसको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। बाकी एक्ट्स जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ रखे हैं तो उनमें आपकी समस्या है, पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो हमारी आम जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि चालान हमारे होते रहते हैं, ठीक है। आप सब लोगों की कृपा है कि मैं तो बहुत तरीके से चलता हूं, हालांकि नजर ना लग जाए, आज तक मेरा चालान नहीं हुआ है है ना, आज तक मेरा चालान नहीं हुआ है, पर ऐसा ना हो कि भाई गड़बड़ हो जाए। पर मैं कोशिश करता हूं कि सब हेड गियर वगैरह सब चीज पहन करके मैं चलूं, ठीक है। तो एक चीज उसमें बतानी रह गई है, अभी पहले क्या होता था, इसमें ना संशोधन हुआ है एक, ये इसको चालू करने से पहले इसमें एक संशोधन हुआ है ना, इसमें एक सुधार किया गया है। और ये संशोधन कब हुआ है? इसमें ये संशोधन हुआ है इसमें 2019 में, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। और 2019 में जो संशोधन इसमें हुआ है उसके उसके कारण बहुत सारे प्रश्न आपके लास्ट यूपीएसआई में पूछे गए थे। संशोधन होने का क्या कारण था? क्योंकि पहले क्या था कि अगर आप कोई कागज पत्तर लेके नहीं चल रहे हो, डीएल लेके नहीं चल रहे हो, हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हो, तो 1988 का कानून है, और 1988 में आप रुपयों की वैल्यू समझो, और 2019 में आप रुपयों की वैल्यू समझो। वहां पर तो उन्होंने लिख दिया था कि भाई 5 रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे, 100 रुपए लगेंगे, 500 रुपए लग सकते हैं। तो उस समय तो बहुत ज्यादा वो होते थे तो ठीक था, परंतु आज के समय में 100-500 रुपए की उतनी वैल्यू नहीं है। तो लोगों में डर खत्म हो गया, ले भाई यार चालान तो कटेगा, 100 रुपए दे देंगे, कोई सी बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि लोग जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनके काल पे तमाचा लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो फाइन है और जो उसकी क्वांटिटी है, जो पैसे हैं, उसको बढ़ा देते हैं। कहीं पे 1000 था तो उसको 10,000 कर दिया है, कहीं पे 500 था तो 5,000 कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। फाइन को बढ़ाने के लिए ये जरूरी कदम आपका उठाना पड़ा, है ना, फाइन को बढ़ाने के लिए ये जरूरी कदम उठाना पड़ा। तो इसमें एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये संशोधन जब हुआ, ये हुआ तो 2019 में है, इतना तो हमको पता ही है, ये लागू कब से हुआ है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है कि 2019 का जो संशोधन हुआ ये कब लागू हुआ, तो आपको बोलना है 1 सितंबर 2019 से। कब से? 1 सितंबर 2019 से ये पूरे के पूरे देश में लागू हो गया। 1 सितंबर के बाद अगर किसी का चालान कटेगा तो 2019 में बदले गए जो नियम है, संशोधन विधेयक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें आपकी चेंज होंगी। तो ये 3 तिथियां आपको इसमें याद रख लेनी है बिना गड़बड़ किए और बिना, हाँ हाँ सर अब आपकी बारी चालान की अरे अगर तुम दरोगा बनोगे और फिर भी हमारा चालान कट जाए, भाई क्या फायदा तुमको पढ़ाने का है? क्या फायदा तुमको पढ़ाने का? दरोगा बच्चे बनाने का क्या फायदा? चलिए अब ऑफिशियली एक्ट को शुरू करते हैं और सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सेक्शन 1 हमेशा बात करता है किसके बारे में? संक्षिप्त नाम। कि इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा, है ना, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, और इसका प्रारंभ
ये कब आपका अधिनियमित हुआ और ये कब से लागू होगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो संक्षिप्त नाम के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही आए हैं कि संक्षिप्त नाम क्या है इसका। संक्षिप्त नाम तो इसका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ही, ठीक है। जिसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो सीधा 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 मोटर यान अधिनियम, मोटर यान अधिनियम 1988 इसका नाम है। अब मूल बात क्या है, मूल बात है एक्सटेंट की, कि विस्तार कहां कहां तक है। देखो अब से पहले क्या हो रहा था, 2019 से पहले क्या हो रहा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी बहुत सारे कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। जैसे पूरे इंडिया में अपराध की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए तथा किस अपराध के लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या दंड दिया जाएगा, इसके लिए 1860 का आईपीसी इंडियन पीनल कोड लागू होता था। परंतु जम्मू कश्मीर में आईपीसी की जगह आरपीसी है ना, रणवीर पीनल कोड, रणवीर दंड संहिता लागू होता था। और इसी तरह के लगभग 37-38 कानून और भी जो केंद्र सरकार के थे वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे, जिसमें तमाम कानून ये भी थे, दहेज, घरेलू हिंसा इत्यादि इत्यादि, ये सब लागू नहीं होते थे। वहां अपने हिसाब से ही वो कानून चलाते थे। तो पहले अगर 2019 के पहले अगर आप इसको पूछोगे तो मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तब की स्थिति में ज्यादातर लिखा जाता था कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। परंतु जब से 2019 के बाद से क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है और जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य होने का दर्जा वापस लिया गया है। तब से आपके पूरे के पूरे भारत में ये कानून लागू है। तो आप सीधे लिखेंगे संपूर्ण भारत में इसका लागू है, संपूर्ण भारत में लागू। ये जो एक्ट है ये संपूर्ण भारत में लागू है, ये संपूर्ण भारत में आपका प्रभावी है। ये बात अच्छे सुननी है। और प्रारंभ होने की जो डेट्स हैं इनको तो हम देख ही चुके हैं। तो किसी भी एक्ट की पहली धारा हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में आपकी बात करती है। आप कमेंट्स ज्यादा कर रहे हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, पढ़ने पे कम ध्यान दे रहे हो, ठीक है। लगातार कमेंट आ रहे हैं। मुझे वो बच्चे चाहिए जो केवल डाउट के लिए क्वेश्चन रेज करें, और आप यहां पर पढ़ रहे हो और लगातार लगातार आप कमेंट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट ए गुड हैबिट, है ना। ये मैनर नहीं है, ना ही ये एटिकेट्स हैं। और दरोगा बनने के लिए, दरोगा एक अधिकारी होता है, अधिकारी का एक स्वरूप होता है, अधिकारी का एक सम्मान होता है, अधिकारी का एक व्यवहार होता है। तो उस आचार व्यवहार में स्वयं को ढालिए और ज्ञान संपन्न बनते हुए धैर्य को बढ़ाइए, जिससे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। फॉर्म भरेंगे 15 से 20 लाख, सेलेक्ट होंगे 4543। क्यों? क्योंकि उतने ही लोग उस पद को धारण करने के योग्य हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है सेक्शन 2, जो बात करता है हमेशा परिभाषाओं के बारे में, है ना। और ये बहुत बड़ा है, इसको गंभीरता से देखिए। सेक्शन 2 हमेशा बात करता है किसके बारे में? परिभाषाएं, है ना। परिभाषाएं, डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में यहां पर बात होगी। क्योंकि पूरे के पूरे एक्ट में आपने देखा 217 धाराएं हैं, तो 217 धाराओं में अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाएंगे जो मोटर वाहनों से संबंधित हैं। अब जब वो वहां पर शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो हमको एकदम दिमाग में आएगा कि भाई इसका क्या मतलब है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो उसी का क्लैरिफिकेशन यहां पर सेक्शन 2 में परिभाषाओं के तौर पर किया गया है। और अमूमन क्या रहता है कि सेक्शन 2 में पॉइंट ए बी सी डी ई एफ आगे आगे तक जाकर के चीजों को क्लियर किया जाता है। तो गंभीरता से आपको सुनना है, जो जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप मेरे साथ में देखिए, सुनिए और समझिए। यहां पर सबसे पहले जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं सेक्शन 2A, है ना। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा इसको ज्यादा ना, क्योंकि ए का मतलब आपको भी पता है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बाइलिंगुअल आएगा। अगर उधर हिंदी में 2 क लिखा होगा तो इधर 2A भी जरूर लिखा होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ज्यादा भी हिंदी नहीं, ज्यादा भी इंग्लिश नहीं, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। ए का नहीं, लो 1 लिख देते हैं, ठीक है। एक्ट में 1 है। और ये हमेशा बात करता है किसके बारे में?
अनुकूलित यान के बारे में। किसके बारे में? अनुकूलित यान, है ना, अनुकूलित यान के बारे में बात करता है। वो सीधे ही आपसे पूछेगा कि अनुकूलित यान क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में फर्स्ट एसी होता है, सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है, तो वहां पर सीधे ही हिंदी में क्या लिखा रहता है? वातानुकूलित यान, यानी कि ये एक ऐसा वाहन है जिसको वात के यानी कि हवा के अनुकूलित बनाया गया है। तो अनुकूलित करने का मतलब होता है किसी चीज को एडेप्ट करना किसी हिसाब से, है ना, एडजस्ट करना, इस तरह से एडजस्ट करना जिससे वो किसी के काम में आ सके। तो इसको हम लिखेंगे एडेप्टेड क्षमा चाहता हूं, एडेप्टेड व्हीकल, एडेप्टेड व्हीकल, है ना, एडेप्टेड व्हीकल। एडेप्टेड व्हीकल के बारे में सीधे ही पूछेगा तो आपको बोलना है कि इसका जिक्र सेक्शन 2(1) में किया गया है, और सीधे ही हम लिखें कि इसका ये क्या होता है, तो शारीरिक दोष, है ना, किसी की बॉडी में कोई डिफेक्ट हो सकता है। जैसे आप सीधे ही सीधे कह सकते हैं एडेप्टेड यान या एडेप्टेड व्हीकल वो व्हीकल है जो किसी दिव्यांग को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। जैसे वो ट्राईसाइकिल होती है जिसके पैर ठीक नहीं होते, ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो वह व्यक्ति उस पर बैठ करके चल सकता है, या और भी कुछ जिससे किसी शारीरिक दोष से पीड़ित व्यक्ति को मदद किया जा सके। तो शारीरिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति जो है आपका, व्यक्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया, है ना, मैन्युफैक्चर किया गया, है ना, मैन्युफैक्चर किया गया वाहन, जो वाहन है उसको क्या कहते हैं? उसको एडेप्टेड व्हीकल कहा जाता है। अब मेरे कुछ हिंदी के महाधुरंधर अति विद्वान, अति प्रगाढ़, जिनका धैर्य है, जो हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का ए भी नहीं समझते हैं, ई भी नहीं समझते हैं, उसके लिए डिजाइन का मतलब क्या हो सकता है? डिजाइन का मतलब हो सकता है प्रारूप, है ना, डिजाइन का मतलब हो सकता है प्रारूप, और मैन्युफैक्चर करना कहते हैं निर्माण। ठीक है मेरे बेटे, निर्माण करना। तो इसलिए हिंदी अंग्रेजी में टेंशन नहीं लेनी है। तो अनुकूलित यान क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो शारीरिक रोग से ग्रस्त है, कोई शारीरिक समस्या है, उसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ और मैन्युफैक्चर किया गया जो व्हीकल है उसको एडेप्टेड व्हीकल या अनुकूलित यान कहा जाता है। आई थिंक बहुत मजा आ रहा होगा। हाँ, बहुत मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? हाँ, 217 सेक्शन हैं, पर 217 सेक्शन नहीं पढ़ाए जाएंगे पूरे, जरूरी सेक्शन पढ़ाए जाएंगे। अगर पूरे सेक्शन, जैसे कुछ बच्चे हैं वो मुझे टेलीग्राम पे अलग से मैसेज करके कहते हैं, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट कर रखा है कि भाई ऐसा बिल्कुल ना करो, क्योंकि इससे मुझे बहुत समस्या होती है, लगातार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे कहते हैं कि सर इसका ये मैच नहीं हो रहा है, इसमें ये पॉइंट। देखो, अगर आप इस तरह से करोगे कि भाई एक एक पॉइंट आपका मैच होना चाहिए, तो फिर तो मेरे पास एक ही साधन है कि मैं उठाऊं पूरा का पूरा और पूरा का पूरा एक्ट यहां पर चिपका दूं। देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके लिए मेहनत कहां से होती है। मैं दिखाता हूं आपको आज। देखो, ये क्या है, दिख रहा है आपको? ये क्या है, दिख रहा है आपको? शायद दिख रहा हो, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम अगर कर सको तो आप देखो, द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है, और 2019 और आगे के संशोधनों के सहित ये आपका पूरा का पूरा दिया गया है, लेटेस्ट है आपका ये बिल्कुल जो। तो ये बेयर एक्ट है। देखो, मैं कभी भी कोई भी कंटेंट तैयार करता हूं अपने हाथ से, अपनी लेखनी से तैयार करता हूं, और देखो आप यहां पर देखो, ये क्या चीज है, आपके जो नए कानून हैं इनके बेयर एक्ट हैं, जो आपके कोर्ट्स वगैरह वाले लोग यूज करते हैं प्रॉपर वे में। तो यहां से आपकी क्लासेस डे टू डे तैयार होती हैं, जो मैं अपने हाथ से बनाता हूं। तो आप निश्चिंत हो जाइए। और आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि प्रश्न नहीं होते, करके देखो, तब चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। प्रीवियस ईयर लगा के देखना जब ये क्वेश्चन आपके हो जाएं, जब ये एक्ट आपके पूरे होने लगे। अगले सेक्शन पर चलते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा आपको समझना चाहिए। अगला सेक्शन जो हमारी बात कर रहा है, ठीक है, अगला सेक्शन जो हमारी बात कर रहा है
वो है सेक्शन 1A, है ना, इसी का पार्ट है सेक्शन 2(1)A, है ना। सेक्शन का क्या है 2(1), और 1 में भी ये आपका A है, जो बात करता है एग्रीगेटर की। किसकी बात करता है? एग्रीगेटर की बात करता है, एग्रीगेटर, है ना, एग्रीगेटर की ये बात करता है। अगर आप एग्रीगेटर को लिखना शुरू करो, एग्री, है ना, एग्रीगेटर, है ना, एग्रीगेटर, कि ये एग्रीगेटर क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एग्रीगेटर क्या है। कि डिजिटल, ये क्या है, एक बाजार स्थान है, और कैसा? डिजिटल, है ना, डिजिटल, डिजिटल वाहन, है ना, डिजिटल मध्यस्थ, डिजिटल मध्यस्थ बाजार स्थान, है ना, डिजिटल मध्यस्थ बाजार स्थान है ये। यानी कि एक पोर्टल है जो बिचौलिए के तौर पर काम करता है, जो एक दलाल के तौर पर काम करता है, उसको एग्रीगेटर कहा जाता है। और इसकी अगर परिभाषा के तौर पर हम चलें कि भाई ये होता क्या है, तो सीधे सीधे इसमें एक बात आती है कि जो यात्री, जो क्या काम कर रहा है, यात्री तथा ड्राइवर, यात्री तथा ड्राइवर, यात्री तथा ड्राइवर के बीच, यात्री तथा ड्राइवर के बीच परिवहन हेतु, परिवहन हेतु, परिवहन हेतु, परिवहन हेतु संपर्क का माध्यम बनता है ना, संपर्क का माध्यम बनता है, संपर्क का माध्यम बनता है, उसको एग्रीगेटर कहा जाता है। ठीक है, सीधे सीधे इंग्लिश में क्या कह सकते हो, या आप इसको सीधे ही एक शब्द में बोलना चाहो कि एक डिजिटल मध्यस्थ बाजार स्थान है जहां पर यात्री ड्राइवर से कांटेक्ट करता है, जिस जिस पोर्टल पर जाकर, है ना, ये एक पोर्टल है, सीधे सीधे आप इसको बोलो कि ये मीडिएटर पोर्टल है आपका। ये क्या है? ये मीडिएटर आपका पोर्टल है जहां पर एक यात्री और ड्राइवर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक राइड के लिए। जैसे आप इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, जो डिफरेंट एप्स हैं आपके, ठीक है, जो डिफरेंट एप्स हैं आपके, जो आपको इस तरह की सुविधा दे रहे हैं। जैसे आप देखो, ओला हो गया आपका, है ना, उसके बाद आपका उबर हो गया, ओला हो गया, ऊपर उबर हो गया, आपका रैपिडो हो गया, ठीक है, आपको रैपिडो हो गया, या आपका अभी एक चल रहा है ब्लाब्ला, ठीक है, आपने देखा होगा एक ब्लाब्ला चल रहा है। यानी कि जहां पर लोग कांटेक्ट करते हैं कि भैया मेरे को उधर जाने का है, मेरे को छोड़ देगा क्या, तो बोलता है ठीक है। तो जो एक इस टाइप के पोर्टल हैं उनको एग्रीगेटर कहा जाता है, और इनका जिक्र सेक्शन 2(1)A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में किया गया है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ 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 हाँ, प्रारंभ होने का मतलब लागू होने से ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आ जाता है हमारा सेक्शन 2(2). यहां तक समझ में आया ना? एक बार बताना, एक बार बताना, मैंने एक बार भी नहीं पूछा आपसे कि आपको समझ में आया क्या। हाँ हाँ, 31 अक्टूबर 2019 है, उसका मैंने संशोधन करवा दिया था। अगर किसी ने वहां पे लिख रखा है, ये एक सिंगल डेट मुझसे गलत हुई थी पूरे के पूरे कोर्स में, 31 अक्टूबर लिखवा दिया था 2019 का, ये सिंगल डेट गलत हुई थी पूरी। तो ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है, तो उसको सही कर लीजिए आप। हाँ हाँ, बताओ, समझ में आ रहा है ना? एक बार मुझे एक क्वेश्चन। हाँ, ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रही है, कोई बात नहीं, इस पर इसको थोड़ा अभी सही करा देंगे ना, अभी जब आगे आएगा ना, अभी बीच में गैप आएगा, तो उसको हम मतलब ठीक करा देंगे। हाँ, आप आंसर नहीं कर रहे हो। हाँ, 31 अक्टूबर जो है उसको सही कर लीजिए। सर समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर कोई फायदा नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अगर इतना सिंपल भी नहीं समझ पा रहे हो। आगे लिखते हैं हम लोग सेक्शन 2(2), है ना, सेक्शन 2(2), है ना, और सेक्शन 2(2) बात करता है आर्टिकुलेटेड वाहन, किनकी? आर्टिकुलेटेड वाहनों की बात करता है। किसकी? आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड वाहनों की ये हमारी चर्चा करता है। अगर इसको अंग्रेजी में आप लोग लिखना चाहें तो बहुत सरलता से इसको लिख सकते हैं, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड वाहन। ये सीधे ही आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या होते हैं,
है ना, कौन सी धारा में इनका जिक्र किया गया है। हो सकता है धारा ना पूछी जाए पर ये कॉन्सेप्ट जरूर पूछ ले जाए कि आर्टिकुलेटेड क्या आपका होता है। इधर की तरफ थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर्टिकुलेटेड वाहन, सीधे सीधे आर्टिकुलेटेड वाहन तो एक ऐसा वाहन, एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल, है ना, एक ऐसा व्हीकल जिसके साथ, जिसके साथ क्या होता है, जिसके साथ सभी, है ना, जिसके साथ सेमी ट्रेलर जुड़ा रहता है। क्या, सेमी ट्रेलर, है ना, जिसके साथ सेमी ट्रेलर जुड़ा रहता है, जिसके साथ सेमी ट्रेलर जुड़ा रहता है उसको आर्टिकुलेटेड वाहन कहते हैं। यानी कि जिसके साथ में ट्रेलर, और ट्रेलर का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, ये ट्रेलर जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, है ना, जैसे बोलते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ट्रॉली के सेंस में ये ट्रेलर आपका जा रहा है ना, ये ट्रेलर उस सेंस में जा रहा है जिसके साथ में कुछ जुड़ा रहता है ना, जिसके साथ में कुछ जुड़ा रहता है, ऐसा वाहन आर्टिकुलेटेड वाहन कहलाता है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो सेक्शन 2.2 बात करता है आर्टिकुलेटेड वाहन, एक ऐसा वाहन जिसके साथ सेमी ट्रेलर जुड़ा रहता है, इसको आर्टिकुलेटेड वाहन आपका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब रफ्तार से बढ़ेंगे और एक एक चीज जो अभी आने वाली है ये पेपर में पूछी गई है। ठीक है, जो जो आ रही है अभी पूछा जाएगा कि बड़ी टैक्सी क्या है, छोटी टैक्सी क्या है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी भार क्षमता है, भारी यात्री माल वाहन क्या होता है, भारी माल वाहन क्या होता है, कितनी कैपेसिटी होती है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इनको थोड़ा सा गंभीरता से देखने का और समझने का प्रयास करो। उसके बाद सीधे सीधे क्या जाता है, सेक्शन 2(4)A, है ना, सेक्शन 2 है और इसका भी 4A है। ठीक है, इसका भी 4A है, जिसका नाम क्या है, सामुदायिक सेवा है। क्या है, सामुदायिक सेवा, है ना, सामुदायिक सेवा है, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस आपकी यहां पर हो जाएगी। इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करो। अब ये जो धारा है ये 2019 के संशोधन से जोड़ी गई है। अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो YouTube पर निशुल्क मूल विधि थी, उसमें जब मैंने BNS शुरू किया था विनायक सीरीज में, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि BNS जो है वो 6 प्रकार के पनिशमेंट की बात करती है। पहला मृत्युदंड, कि कोई भी अपराधी होगा उसको दंड के तौर पर मृत्युदंड दिया जा सकता है, उसको फांसी दी जा सकती है, बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, है ना, गंभीर से गंभीर मामलों में, विरल से विरलतम मामलों में ऐसा होता है। दूसरा दंड का प्रकार है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि क्या कर देना, आजीवन कारावास दे देना। तीसरा प्रकार है आपका कारावास, कठोर कारावास, और फिर उसके बाद आपका सादा कारावास आपका आ जाता है। चौथा, है ना, ये 2 प्रकार के, ये 4 दंड हो गए। उसके बाद पांचवा जो दंड आ जाता, पांचवा जो आपका दंड आ जाता है वो आपका क्या आ जाता है, जुर्माना आ जाता है। ठीक है, जुर्माना आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है कुर्की, है ना, सब कुछ कुर्क कर लेना। और छठा, पहले आईपीसी में काला पानी होता था पर वो अंग्रेज देते थे, और अभी कौन दे, अभी क्या हो गया है, अभी जो 2023 है उसमें एक नया दंड जुड़ गया है जिसमें पैसे देने नहीं होते, बस कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ती है। कोई ना कोई आपको समाज की सेवा करनी होगी, हो सकता है आपको ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा कर दें कि तुमको ये काम करना है 1-2 दिन तक, या तुमको साफ सफाई करनी है, तो इस टाइप का। और अगर आप उस कम्युनिटी सर्विस को करने से मना करते हो तो आपको उसके एवज में पैसे भी भरने पड़ सकते हैं जुर्माने के तौर पर, या गंभीर मामला है तो आपको जेल भी उसमें हो सकती है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। तो सेक्शन ये जो है इसको क्या कहते हैं, अवैतनिक सेवा है। ये क्या चीज है, अवैतनिक सेवा है, यानी कि इसको करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। ये एक अवैतनिक सेवा है, ये आपकी फ्री फंड की सेवा है जो आपको करनी पड़ेगी। इसमें सीधे सीधे आप इसमें एक बात लिखो, ये क्या है, ये एक प्रकार का दंड ही है, ये एक प्रकार का पनिशमेंट ही है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है सन 2019 के एक्ट में, जहां पर संशोधन हुआ है। इसमें आप लिखो कि ये एक अवैतनिक सेवा है जो, है ना, जो दंड के रूप में, जो
दंड के रूप में, जो दंड के रूप में इस एक्ट के रूल्स का उल्लंघन करने वाले को दी जाती है ना। उल्लंघन मतलब रूल्स ब्रेक करता है, जो उल्लंघन करना मतलब रूल्स ब्रेक करना, ब्रेक करने वाले को दी जाती है ना, दी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि ये न्यूली एडेड है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बीएनएस में भी ऐड हो गया है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ गुरुजी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं बेटे, अभी तो एक एक्ट ही पढ़ा है, अभी क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहे हैं? इतनी जल्दी जो आपको हो रही है ना, ये जल्दी आपके लिए बहुत घातक है। अभी तो कोर्स जस्ट शुरू हुआ है। जो आपने आरटीआई करा है क्वेश्चन लगाओ आप, अगर नहीं हुए तो मुझे बताओ आप। हो सकता है कोई भूला भटका एक आध सवाल ना हो, पर 99.99% क्वेश्चंस आपके उस कंटेंट से हो जाएंगे। ये पूरा विश्वास है मुझे, मैंने इतनी मेहनत से कंटेंट बनाया है। हाँ 31 अक्टूबर नहीं करना है, उसको हटा देना है, 1 सितंबर करना है। मैंने ये बात 2-3 बार बोल दी है, आप गंभीरता से चीजों को समझें और देखें। तो सेक्शन 24 है, इसके बारे में बात करता है। आगे फटाफट के अंदाज में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर आ जाता है हमारा सेक्शन 25। क्या आ जाता है? सेक्शन 25 आ जाता है, जो कंडक्टर की परिभाषा देता है। किसकी? कंडक्टर, है ना। कंडक्टर जैसे होता ना कि भाई तू क्या बनेगा? भाई साहब मैं तो ड्राइवर बनूंगा। लेकिन बचपन में गेम खेलते थे ना, हम लोग भी खेलते थे। बहुत ही मतलब बहुत ही मध्यम परिवार हमारे, मतलब जैसे परिवार में थे तो सब लोग हमारे दादाजी परदादाजी सब गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, और ज्यादातर सब शिक्षा विभाग में थे, और बिल्कुल सच्चे धन से, है ना, जो मेहनत से जो अर्थ घर में आता था उसी से जीवन यापन होता था। जमीन जायदाद कुछ विशेष ना खरीदी, ना इच्छा थी, न थी, ठीक है। तो वो ऐसे जीवन यापन करते थे, तो बहुत सामान्य जीवन था। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर स्थितियां उभरी। पिताजी भी अभी हमारे सरकारी सेवा में ही हैं, तो उन्होंने फिर हमको चीज़ें सुविधाएं दी, हमने फिर प्रयास किया। तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लाइफ में बेहतर हो। और मेरा तो गोल ये है, आपका गोल ऐसा ही बनना है। मेरा गोल ये है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाऊं, है ना। जितने भी लोगों को जरूरत है शिक्षा की, वहां तक शिक्षा को पहुंचाऊं। शिक्षा वह शेरनी है जो जो इसका दूध पीता है वो दहाड़ता है ना। संभवतः ये पंक्तियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही हैं। तो मेरा मन है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाऊं, जो कि खाली आपके कंपटीशन फील्ड के ना हो, जन सामान्य लोग भी हों। पर उसके लिए बहुत धनराशि, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जिसका अभी मेरे पास बहुत अभाव है, ठीक है, स्पष्ट। तो कंडक्टर की परिभाषा है, कंडक्टर, है ना, कंडक्टर, कंडक्टर की परिभाषा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कंडक्टर की परिभाषा कौन सी धारा में है, तो आपको सीधे ही बोलना पड़ेगा कंडक्टर की परिभाषा आपका सेक्शन 25 में है। तो सीधे ही कहा गया है कंडक्टर वह व्यक्ति है, कंडक्टर वह व्यक्ति है ना। कंडक्टर वह व्यक्ति है जो, ठीक है, ध्यान से समझना। सामान्यतः आप क्या समझते हैं? कंडक्टर वो होता है ऐसे सीटी मारता ना एकदम, चलो, है ना, ये काम करता है। और क्या काम करता है? और क्या काम करता है? लोगों को इन और एग्जिट, गाड़ी रुकवाता है, बाहर निकालता है, गाड़ी में बिठाता है, सवारी और किराया लेने का काम करता है। उसको कंडक्टर सामान्यन कहा जाता है। और यहां पर भी सीधे ही ये बात लिखी गई है, जो क्या करता है? यात्रियों से किराया लेता है। जो यात्रियों से क्या लेता है? यात्रियों से किराया लेता है। जो यात्रियों से किराया लेता है, जो यात्रियों के इन और एग्जिट को क्या करता है? इन और एग्जिट को कंट्रोल करता है ना, कि यात्रियों को अंदर गाड़ी में बुलाता है, बिठाता है और उनको मतलब उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ता है।
और अन्य कार्य करता है गाड़ी में। क्या काम करता है? अन्य कार्य करता है, वह व्यक्ति आपका कंडक्टर कहलाता है। ये कंडक्टर होने के लिए 3 शर्तें हैं कि वह किराया लेता हो यात्रियों से, यात्रियों के इन और एग्जिट को कंट्रोल करता हो, है ना, प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता हो, और अदर कार्य करता हो, उसको कंडक्टर आपका कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। क्लियर हो रही है सब बातें? समझ में आ रही है सब बातें? हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। एक एक धारा को हम समझ रहे हैं। अब यहां पर सीधे सीधे हम चलते हैं सेक्शन 27 की तरफ। मैं बहुत गति से बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं जिससे चीजें समझ में आए। ठीक है, सेक्शन 27 बात करता है ठेका गाड़ी की। ठीक है, ठेके पे गाड़ी चलाई जाती है, ठेका गाड़ी। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, सीधे सीधे आप इसको बोलेंगे क्या? सीधे ही आप इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जो ठेके पे चलाई जाती है गाड़ी। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का जिक्र आपके सेक्शन 27 में किया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज किसे कहते हैं? तो एक ऐसी गाड़ी, ऐसी गाड़ी, या सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो? सीधे सीधे एक ऐसा वाहन, ऐसा वाहन जो क्या काम करता है? जो सीधे सीधे क्या काम करता है? यात्रियों को, यानी कि पैसेंजर्स को, यात्रियों को, या सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो? यात्रियों को भाड़े पर, यात्रियों को भाड़े पर, यानी कि किराए पर, किराए पर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाता है ना, उनके गंतव्य स्थान, है ना, तक ले जाता है, ले जाता है, ले जाता है। उसको आपके कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहा जाता है, जो यात्रियों को भाड़े पर यानी किराए पर या पारिश्रमिक पर कहां तक ले जाता है? उनके गंतव्य स्थान तक ले जाता है, जहां तक जाना होता है। जैसे बोलते हैं दिल्ली 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 है, चांदनी चौक, यहां तक ये। हाँ हाँ, बुक अभी 10 से 12 दिन में आने वाली है। हाँ। हम्म। ठीक है, 10 से 12 दिन में चीजें आ जाएंगी और आपको बहुत लाभ उसमें होगा। तो ऐसी गाड़ी, ऐसा वाहन जो यात्रियों को भाड़े या किराए पर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम ठेका गाड़ी या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहते हैं। अगला हमारा सेक्शन 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेक्शन 28 आ जाएगा, जो बात करता है व्यापारी की। किसकी? जो बात करता है व्यापारी। जब भी शब्द आएगा व्यापारी और वो कॉन्टेक्स्ट में होगा, वो संदर्भ में होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के, तो आपको सीधे ही सेक्शन 28 याद आनी चाहिए। व्यवसायी कह सकते हो इसको, है ना, व्यापारी कह सकते हो, या इसको व्यवसायी कह सकते हो, है ना, व्यवसायी कह सकते हो। और अंग्रेजी भाषा में इसी को कह सकते हो डीलर, है ना, डीलर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है बेटे? इसको डीलर कहा जा सकता है। तो सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति डीलर हो सकता है? तो आप सीधे बोलोगे जो गाड़ियों की ले बेच करता है उसको डीलर कहते हैं। तो ऐसे ही नहीं, कानून में कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बेटे, याद करने की जरूरत नहीं है, 217 धाराएं, घबराओ मत। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इन चीजों के अंदर जो चीजें आ रही हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी, तो धाराएं जो पूछी जाती हैं, धाराओं के नंबर जो ज्यादातर पूछे जाते हैं एक्ट में भी, वो जहां पर मेन परिभाषाएं होती हैं। जैसे दहेज की परिभाषा की धारा पूछी जा सकती है, घरेलू हिंसा की परिभाषा की धारा पूछी जा सकती है, इस तरह से। बाकी एक्ट से जो ये फैक्ट आ रहे हैं ना, सीधे आपसे पूछ सकता है कि भाई कंडक्टर कौन है, तो यहां पर 4 चीजें देके पूछेगा कि कौन सा गलत है। उसमें किराया लेने वाला भी लिखा होगा, जो यात्रियों के निकास और प्रवेश को नियंत्रित करता है, जो अदर कार्य करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर ये तीनों चीजें पता होंगी, चाहे एक बार को ये धारा नंबर याद ना हो, ठीक है, तो इनको याद करने की विशेष जरूरत नहीं है, पर दिमाग में इन चीजों को आप रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बोट से दूर हट जाया करो, बोट से गुरुजी। ठीक है। बस पढ़िए, धैर्य रखिए। हाँ यार, कैसे कैसे प्रश्न पूछते हो बेवकूफों वाले। ये क्लासेस बेसिक लॉ के लिए
सफिशिएंट है। तो सच बताऊं भाई साहब, गुस्सा आ जाता है सुनको, लाठी कहाँ है हमारी, थोड़ा सा बिहेव करो, है ना, लाइक एन ऑफिसर। पता नहीं क्या ये मतलब झक मार रहे हैं हम लोग यहाँ, ये इतना मतलब सब, ये सब डिवीजन पढ़ रहे हैं, है ना, आपका सेक्शन है, सब सेक्शन, उसमें धारा 2, 5, 7 ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब कुछ नहीं है, ये झक मार रहे हैं हम लोग। पता नहीं क्या भाई सब तुम क्या करते हो। तो डीलर किसको कहते हैं, इसको ध्यान से सुनो। तो सीधे ही गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में एक चेसिस नंबर होता है, आपने देखा होगा, जिससे गाड़ी की पहचान होती है। तो सीधे ही सीधे जो क्या काम करता है, जो चेसिस चेसिस नंबर होता है, उससे गाड़ी पहचान हो जाती है। वो कहां पे होता है, आपने बाइक अगर देखी होगी तो जहां पर हैंडल होता है, हैंडल के नीचे जो एकदम गोल पाइप रहता है, उस पर उकेरा रहता है, तो चेसिस की बात है। तो जो चेसिस से जुड़ने के लिए, जो चेसिस से जुड़ने के लिए, जो चेसिस से जुड़ने के लिए गाड़ी की बॉडी बनाता है ना, जो गाड़ी की बॉडी बनाता है, जो गाड़ी की बॉडी बनाता है, उसको व्यापारी कहा जाता है, उसको व्यवसायी कहा जाता है। या सीधे सीधे आप कह सकते हो, जो बॉडी मेकर होता है, कौन होता है, जो बॉडी मेकर होता है। तो बॉडी मेकर कौन हो सकता है, आपको पता है कि बॉडी मेकर नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। ज्यादातर जितनी भी मोटरसाइकिल की कंपनियां हैं, ज्यादातर जितनी भी कारों की, वाहनों की कंपनियां हैं, वो यही सब काम करती हैं, चेसिस से जोड़ने के लिए पूरी की पूरी गाड़ी की बॉडी बनाते हैं। अब गाड़ी की बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब गाड़ी को जिम में लेकर, चेसिस को जिम में लेके जाया जाएगा, उसको प्रोटीन पिलाई जाएगी और उसको कहा जाएगा कि ये वाला फ्लेक्स करो ऐसे करके। तो मेरा तो नहीं है भाई, मैंने तो कभी लाइफ में जिम नहीं करी है ना, मुझे अच्छी लगती है जिम करना। अब जिसको अच्छी लगती है वो अच्छी बात है, पर मतलब वहां पे जा रहे हैं और गाड़ी वहां से निकल करके ऐसे फ्लेक्स कर रही है, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये दिखाए जा रहे हैं, उधर से बैक दिखाए जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी मेकर का मतलब है बॉडी का निर्माण करने वाला, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। दूसरा पॉइंट इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं, वो क्या चीज है, जो पहला पॉइंट है, जो चेसिस से जुड़ने के लिए गाड़ी की बॉडी बनाता है, सीधे सीधे जो गाड़ी की बॉडी को प्रिपेयर करता है, उसको व्यवसायी कहा जाता है। दूसरी बात है, जो वाहनों की मरम्मत करता है, रिपेयर करता है ना, जैसे सर्विस इत्यादि करते हैं ना, कि भाई सर्विस करवाने जा रहे हैं, तो उस सेंस में जब चीजें जाती हैं, तो जो वाहनों की मरम्मत करता है ना, मरम्मत करता है, रिपेयर करता है, ठीक है, सीधे सीधे रिपेयर करता है, वो भी क्या है, वो भी डीलर है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। और तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा, जो वाहनों की खरीद फरोख्त करता है, जो क्या काम करता है, जो वाहनों की क्या करता है, खरीद फरोख्त करता है, खरीद फरोख्त करता है, खरीद फरोख्त करता है ना, जो बाय एंड सेल, सीधे सीधे बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, है ना, जो बाय एंड सेल करता है वो भी व्यवसायी कहलाता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 28। ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो एक बार मैं फटाफट बता देता हूं, व्यवसायी कौन है, डीलर कौन है, जो चेसिस से जुड़ने के लिए गाड़ी की बॉडी बनाता है, जो गाड़ी की रिपेयर करता है, सर्विस इत्यादि करता है, और जो गाड़ी के फील्ड में है ना, वाहनों की ले बेच करता है, उसको व्यवसायी माना गया है, ठीक है, उसको व्यवसायी माना गया है, ठीक है। उसके बाद फटाफट सेक्शन 29 कहां पर है, सेक्शन 29 पर है, और सेक्शन 29 बात करता है चालक, चालक जो होता है, ड्राइवर जो होता है, ठीक है, ड्राइवर की परिभाषा, है ना, ड्राइवर की परिभाषा के बारे में बात है। ये बहुत सरल सी बात है, तो इसमें कुछ विशेष एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चालक कौन होता है, तो अब अगर यहां पे मैं परिभाषा में बताने लगूं कि जो कपड़े पहन के आता है, जो गाड़ी का ढक्कन खोलता है, डिग्गी वो गेट खोलता है, गाड़ी में चढ़ता है, चश्मा लगाता है, कॉलर को ऐसे घुमाता है, कपड़े को ऐसे बांधता है, गाड़ी का जो सेल्फ है उसको स्टार्ट करता है, और गाड़ी में गियर लगा करके जो ऐसे ऐसे करके चलाता है, उसको चालक कहते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो चालक का मतलब तो क्या है, चालक का मतलब है सीधे जो गाड़ी को चलाता है, उसको चालक कहा जाता है। तो चालक की परिभाषा किसमें दी गई है, चालक की परिभाषा आपके सेक्शन 29 में दी गई है। हाँ हाँ, सेक्शन 29 में आपकी चालक की परिभाषा दी गई है। हंसते खेलते हुए पढ़ो, टेंशन लेके पढ़ोगे तो बहुत नुकसान आपका हो जाएगा आगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जो आपका आ गया है, उसको आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 210।
सेक्शन 210 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बात करता है आपका क्या, आपकी चालक अनुज्ञप्ति, है ना, चालक अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति। अब इंग्लिश वालों को भाई साहब बताऊंगा नहीं, अब भाई साहब टीज करेंगे इंग्लिश वालों को, बड़ा मजा आता है इंग्लिश वालों को ऐसी चीजें पे छेड़ने का। बताओ चालक अनुज्ञप्ति क्या होता है, देखूं कौन बताएगा चालक अनुज्ञप्ति। सुनाएंगे सुनाएंगे, पहले ना इसको चलने दो, मजा तो आ रहा। फरोख्त क्या है, फरोख्त खरीद फरोख्त करना, ले बेच करना, बाय एंड सेल करना, फरोख्त। फरोख्त का मतलब क्या है कि सौदेबाजी, मोल भाव इत्यादि की सेंस में चीजें जाती हैं कि तुम इतने का दे दो इतने का। हाँ बताओ क्या होता है चालक अनुज्ञप्ति, क्या होता है ये बताओ। हाँ, जो स्टेयरिंग घुमा, हाँ बताओ चालक अनुज्ञप्ति क्या होता है। विनिश्चय करने का अर्थ होता है डेफिनेट करना, विनिश्चय इक्वल टू डेफिनेट, पक्का करना, है ना, किसी चीज का निश्चय करना, किसी चीज को, किसी चीज के लिए डिटरमाइन होना कि हम ये चीज करेंगे, उसको विनिश्चय कहा जाता है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चालक अनुज्ञप्ति का मतलब है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको चालक अनुज्ञप्ति कहा जाता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। अब लाइसेंस की स्पेलिंग संभवतः सही होनी चाहिए, लाइसेंस, हाँ हो सकता है एस वगैरह में कुछ गड़बड़ हो तो उसको देख लेना आप, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती हमको, ठीक है, कई बार ऐसा भ्रम पड़ जाता है कि स्थितियां अलग हो जाती हैं। तो सीधे सीधे डीएल आप इसको कह सकते हो। तो डीएल की परिभाषा किसमें दी गई है, ये पूछा गया था, ये पीछे की परीक्षा में पूछा गया था। तो डीएल की परिभाषा कौन सी धारा में है, सेक्शन 210 में डीएल की परिभाषा आपकी दी गई है ना। देखो सही लिखी है मैंने लाइसेंस की वो स्पेलिंग, हाँ लाइसेंस की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें भी पता नहीं है भाई साहब, कोई ऐसे लिख रहा है कोई सी लिख रहा है, चलो छोड़ो, जो भी है समझ में आ गया ना, बात खत्म। आगे अब एक और इंपॉर्टेंट धारा है, अगले पेपर पे लेते हैं, है ना, अगले पेपर पे लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है, सुनाएंगे कुछ अच्छी चीज भी सुनाएंगे पर क्लास के बाद। हाँ अब आ जाता है हमारा सेक्शन 211, सेक्शन 211। आप ये सोच रहे होंगे सर आप लगातार सारे करवा रहे हो, बेटे सारे जरूरी हैं, एक तरफा ये जरूरी है, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। हाँ हमने बताया। हाँ गलत है सही है तुम्हें खुद ही नहीं पता है भाई साहब। चलो इसका मतलब यहां पर शैक्षणिक संस्थान बस, शैक्षणिक संस्थान बस, शैक्षणिक संस्थान बस, शैक्षणिक संस्थान बस। सीधे ही आगे चल करके क्या आएगा कि कोई शैक्षणिक संस्थान बस, यानी कि शैक्षणिक क्या होता है एजुकेशनल, संस्थान क्या होता है इंस्टीट्यूशन, बस का मतलब तो बस ही होता है। तो यहां पर शैक्षणिक संस्थान बस यानी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसकी बस के बारे में बात हो रही है कि किसको कहा जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट बस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस। तो किसको माना जाएगा उसकी परिभाषा यहां पर दी गई है, ठीक है। चलो तो सीधे हम लिखेंगे कि क्या ऐसी बस जिसका मालिकाना हक, जिसकी ऑनरशिप, जिसका मालिकाना हक किसके पास है, जिसका मालिकाना हक किसी शिक्षण संस्थान के पास है, किसी शिक्षण संस्थान के पास है। अब शिक्षण संस्थान कुछ भी हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई आपका सेंटर हो सकता है जहां पर कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो शिक्षण संस्थान की श्रेणी में आपका आता है। तो शैक्षणिक संस्थान बस कैसी बस, तो ऐसी बस जिसकी ऑनरशिप किसी शिक्षण संस्थान के पास है, किसी शिक्षण संस्थान के पास है,
उसको कहा जाता है साथ में। दूसरी जो शर्त इसमें आपकी आती है, और जो केवल और जो केवल और जो केवल स्कूल कॉलेज, जो केवल स्कूल कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान, है ना, शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या स्टाफ को, स्टाफ मतलब स्कूल स्टाफ के लिए उपयोग होती है ना, उपयोग होती है, उसको शैक्षणिक संस्थान बस कहा जाता है। इसका जिक्र सेक्शन 211 में आपका किया गया है। क्या कहां किया गया है? सेक्शन 211 में। तो शैक्षणिक संस्थान बस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस मींस जिसकी ऑनरशिप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास है। दूसरी बात है, जो किसी स्कूल कॉलेज के बच्चों को या वहां के स्टाफ को परिवहन करने के लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके यूज होती है, बाकी किसी काम में यूज नहीं होनी चाहिए, तो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। जी, आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, तो हाँ सर, चेसिस क्या होता है? चेसिस एक ना नंबर, एक गाड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिस पर आइडेंटिफिकेशन लिखा रहता है किसी भी गाड़ी का, एक प्रॉपर नंबर होता है जिससे उस गाड़ी की पहचान आपकी होती है। ठीक, क्लियर हो गई बात? हाँ, इसमें अभी क्वेश्चन की शीट नहीं देंगे हम, है ना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन की शीट देने की आवश्यकता है। आप, ये कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसके लिए शीट देनी पड़े। शायद शीट तो मैथ्स में, रीजनिंग वगैरह में, जहां पर टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहां पर तो मैं अपना क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप पढ़िए और चीजों को रिवाइज करिए बस। समझ में आया? ये बात बता दीजिए। हाँ, चलिए बताएंगे सब, क्वेश्चन वगैरह सब बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 212 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? सेक्शन 212, है ना, सेक्शन 212। किराया क्या होता है? किराया जो होता है, किराया या जो आपका फेयर कहते हैं जिसको, ये फेयर, तो किराए की परिभाषा किसमें दी गई है? किराए की परिभाषा आपकी दी गई है सेक्शन 212 में। सीधे ही पूछा जाएगा कि किराए की परिभाषा किसमें दी गई है, तो आपको बोलना पड़ेगा मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 212 में किराए की परिभाषा दी गई है। तो किराया क्या होता है? तो जहां पर कोई सामान पहुंचाने के लिए जो शुल्क लिया जा रहा है, या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो शुल्क लिया जा रहा है, वही किराया है। तो उसमें कुछ विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब कान खोल लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां पर लिख लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अब तक का, वो ये है सेक्शन 212A। सेक्शन 212A मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया था पिछली बार, लिख लो इस बार भी जब पेपर आएगा, और अच्छा व्यक्ति अगर पेपर बना रहा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसको 212 क भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं। ये सन 2019 में जोड़ा गया है। क्या हुआ है? 2019 में इसको ऐड किया गया है, और ये है गोल्डन आर। क्या है? गोल्डन आर, है ना, गोल्डन आर। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर्णिम घंटा। क्या कहते हैं? स्वर्णिम घंटा, स्वर्णिम घंटा, गोल्डन आर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आपका पूछा गया है, गोल्डन आर। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास भी है, चलो। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 5 बज गए हैं बेटे, और कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अगली क्लास भी है। इस बात पर ध्यान रखने की बजाय कि कोई धारा शुरू हो गई है, जस्ट वो 2 से 2 मिनट में, 2.5 मिनट में पूरी हो सकती थी, पर कोई बात नहीं, अभी क्रम ब्रेक हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे आपका। और मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं, जितने भी लोग हैं कृपा करके मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज संभवतः कल आपकी क्लास न हो पाए, ठीक है, ये क्लास आपकी ना हो पाए, तो उसका कारण यह है कि
हमारे जो बहनोई हैं, है ना, उनकी बहन का आज विवाह है। यद्यपि मुझे जाना तो बहुत पहले चाहिए था, 1-2 दिन पहले जाना चाहिए था। बिल्कुल खास घर में विवाह है, आप समझ सकते हैं, हमारे जो जीजा जी हैं उनकी बहन का विवाह है। पर आपका ये बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें ना पड़े, इसलिए मैं फिर आज शाम को विवाह है और पहुंचना है मुझे 50-60 किलोमीटर दूर अभी। तो संभवतः रात भर आज वहीं रहना होगा, तो कल पढ़ाने की स्थिति रहेगी नहीं, क्योंकि वहां से फिर आना भी है, तो दोपहर हो जाएगी। तो यदि संभव हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास हो, पर उसके चांसेस पॉइंटों में हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि कल की क्लास नहीं होगी, और अगर होना होगा तो फिर मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो चलिए, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, हाँ, मेरा नाम है राम भारद्वाज। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए, और कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। लव यू गाइज, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।